दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की जुबानी में। आज की कहानी है हरियाणा से। हरियाणा में एक जगह है अलवर भिवाड़ी। वहां पर कुछ लोगों को कुछ बदबू आती है झाड़ियों से, और वो झाड़ियों के अंदर जाकर देखते हैं कि वहां पर एक बोरी पड़ी हुई है जिसपे खून के धब्बे लगे हैं। देखते ही समझ में आ जाता है इसके अंदर कोई इंसानी लाश है। पुलिस को सूचित किया जाता है। पुलिस मौका वारदात पर पहुंचती है और बोरी को खोलकर देखती है तो उसके अंदर बिना कपड़ों के एक करीब 20-25 साल की लड़की की लाश थी, जिसका चेहरा बिल्कुल ठीक ठाक था, जिससे पुलिस को थोड़ा ये आसानी हो जाती है कि आइडेंटिटी में इतनी दिक्कत नहीं होगी। बॉडी की तस्वीरें ली जाती हैं चेहरे की, और उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद फिर वही जो पुलिस का एक रूटीन काम होता है, सारे थानों में वो फ़ोटो भेजी जाती हैं, और जो भी आसपास के गांव हैं वहाँ के मुखबिर और जो पुलिस चौकी वगैरह होती हैं उन सबको बताया जाता है कि किस तरीके से एक हमें एक लाश यहाँ पर बरामद हुई है और इसकी पहचान करनी है। लेकिन एक ही दिन में ये पता चल जाता है कि ये लड़की यहाँ के आसपास की है नहीं, क्योंकि वहाँ के जितने भी गांव थे और गांव के जो प्रधान हैं और जितनी भी पुलिस चौकी हैं और मुखबिर हैं और अखबार में वो छपी जो पोस्टर हैं दीवारों पर लगते हैं, कोई भी उस लड़की को नहीं पहचानता। अब यहाँ पर पुलिस फैसला करती है कि इसको कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। अब पुलिस को लगता है कि अगर लड़की यहाँ की नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं दूर से ये लड़की आई होगी, और अगर दूर से जो भी हत्यारा है या ये लड़की है अगर वो दूर से आए हैं तो कहीं ना कहीं होटल में तो वो रुके ही होंगे या कहीं रेस्टोरेंट पे खाना खाया होगा। और यही सोचकर जितने भी उस रूट पर होटल थे और जो रेस्टोरेंट थे सब पर पुलिस जीरो इन करती है, और पुलिस लड़की की फ़ोटो दिखाती है और सारे होटलों में पता करती है कि ये लड़की यहाँ पर रुकी थी नहीं रुकी थी। लेकिन वहाँ से पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसी बीच सड़क पर एक रेस्टोरेंट होता है। वहाँ पर जब पुलिस ये पता कर रही होती है तो वहाँ पर एक जो दुकानदार है, रेस्टोरेंट के मालिक हैं, वो बताते हैं कि ये लड़की तो हमने नहीं देखी है, लेकिन एक कार थी जो दिल्ली नंबर थी, वो यहाँ पर उसने कई चक्कर लगाए थे। अब क्योंकि जितने भी रेस्टोरेंट वाले हैं और होटल वाले हैं उनकी जो नज़रें होती हैं कारों के ऊपर होती हैं, और वो इस उम्मीद से उस कार की तरफ को देखते हैं कि काश ये मेरे होटल पर या मेरे रेस्टोरेंट पर आकर रुक जाए और इसके अंदर 3-4 आदमी होंगे, एक तरीके से हमारे ग्राहक हैं, और हमारी दुकानदारी बढ़ेगी। तो हर कार के ऊपर या जो भी वाहन आ रहा है उसके ऊपर उनकी नज़रें होती हैं। तो वो पुलिस को यही बताते हैं कि एक कार थी जो बार बार इधर उधर आ रही थी और वो रुक नहीं रही थी यहाँ पर, तो थोड़ी मुझे वो संदिग्ध लगी। तो पुलिस पता करती है तुम्हारे पास उसकी कोई ऐसी पहचान? तो बताते हैं कि मुझे बस इतना याद है वो दिल्ली नंबर थी। अब उनसे पूछा जाता है कि किस कंपनी की थी, मारुति की थी, टोयोटा की थी, जो ब्रांड है कंपनियों के, या कौन सी कार थी, छोटी थी बड़ी थी। लेकिन वो व्यक्ति बस इतना ही पुलिस को बता पाता है कि वो थी दिल्ली नंबर। अब वो कौन सी कंपनी की थी और कौन सी कार थी ये मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। अब पुलिस को लगता है कि चलो कुछ तो अपने हाथ आया, और संदिग्ध गाड़ी थी। अगर ये होटल में नहीं रुके हैं तो जो कार आई है दिल्ली नंबर से, तो दिल्ली की तरफ से कार आई होगी, तो किसी न किसी टोल नाके पे पर तो ये रुकी ही होगी। यही सोचकर जो अलवर भिवाड़ी का रोड है वहाँ का जो टोल है वहाँ पुलिस वहाँ पहुँचती है, और उसी डेट के आधार पर, क्योंकि ये जो बॉडी मिली थी 16 मार्च को मिली थी और उसमें से बदबू आ रही थी, तो पुलिस अंदाज़ा लगाती है हो सकता है 1-2 दिन पहले की हो। तो करीब वो 13, 14, 15 इन तारीखों की टोल पर चेकिंग करती है। तो वहाँ पर क्योंकि दिल्ली से मिला हुआ ही हरियाणा है, दिल्ली नंबर की बहुत सारी गाड़ी वहाँ से निकली। उसके बाद फिर पुलिस जो उस हाईवे से अलवर भिवाड़ी की तरफ जो रास्ता कटता है वहाँ पर जो सीसीटीवी लगे हुए थे वहाँ से चेकिंग शुरू करती है, क्योंकि अब काफ़ी सारी कार कम हो जाती हैं, क्योंकि जैसे ही रोड से नीचे उतरेंगे तो बहुत सारी कार कम हो जाएंगी। अगर 100 कार, अगर 1000 कार भी वहाँ से गुजरी होंगी तो जाहिर सी बात है 200-300 कार नीचे उतरी होंगी। उसके बाद फिर वो पुलिस उसके आगे की चेकिंग करती है जिधर की तरफ वो लाश बॉडी पाई गई थी। वहाँ पर जो छोटा रास्ता शुरू होता है फिर वहाँ की जीरो इन करी जाती है, तो वे कार और भी कम हो जाती हैं। और फिर उसके बाद फिर उससे छोटे रास्ते पर, क्योंकि जंगल और एक सुनसान की तरफ ये बॉडी मिली थी, उधर की तरफ जितनी कारें निकली थी तो उनमें जो भी कारें थी पुलिस उनका नंबर नोट करती है और उसके बाद दिल्ली में फ़ोन करा जाता है और पता करा जाता है। अब इसमें
एक कार जो ज़्यादा संदिग्ध पुलिस को लग रही थी, जो ज़्यादा उस बॉडी की तरफ को क्राइम सीन की तरफ को गई थी, वो दिल्ली के कड़कड़डुमा इलाके की थी, और जो बिल्कुल हमारे पास ही है। अब पुलिस क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर से पूरा एड्रेस वगैरह सारा मिल ही जाता है, लेकिन पुलिस यहाँ पहुँचने से पहले जो कड़कड़डुमा का थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर उस लड़की की फ़ोटो भेजती है और उनसे पता करती है क्या तुम्हारे थाने के इलाके से कोई मिसिंग महिला की कोई ऐसी रिपोर्ट आई हो गुमशुदा की। तो वहाँ पता लगता है कि हाँ, एक लड़की है जो 14 तारीख से गायब है, जिसका नाम प्रियंका है, उम्र करीब उसकी 27 साल है। अब पुलिस उसकी फ़ोटो भेजती है और वो फ़ोटो चेक करा जाता है, और जो प्रियंका के घर वाले थे कड़कड़डुमा में, उनको पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और वो फ़ोटो उनको दिखाया जाता है, जिससे वो इस चीज़ की कन्फर्म कर देते हैं ये उनकी बेटी ही है। अब यहाँ पर पुलिस फ़ौरन अलवर भिवाड़ी से कड़कड़डुमा के लिए निकलती है। कड़कड़डुमा पहुँचने के बाद फिर वो प्रियंका के घर जाती है, और घर जाने के बाद फिर उसकी जानकारी लेती है कि आप हमें उसकी ज़िंदगी के बारे में बताओ, कौन कौन उसकी ज़िंदगी में था, किससे उसका लेना देना था, कोई ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा था। तो यहाँ पर जो प्रियंका के माता पिता होते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बेटी की उम्र 27 साल थी और वो एक ट्यूशन टीचर थी, और काफ़ी दिनों से 8-10 साल से वो ट्यूशन यहाँ पर पढ़ा रही थी। अब पुलिस जिनके बच्चों को प्रियंका ट्यूशन पढ़ाती थी, उनके घर जाती है, और उनके बच्चों का नाम और उनके जो माता पिता थे उनका नाम, और ख़ासकर पुलिस का यही रहता है कि उनके पास कार कौन सी है, जबकि कार का पूरा एड्रेस पुलिस के पास था। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि अब कार हमने आज खरीदी है और 5 साल बाद हमने यहाँ से शिफ्ट कर गए कहीं और। अब कार का एड्रेस तो आदमी जाके अथॉरिटी में बदलवाता नहीं है, तो एड्रेस उसका वही पुराना रहता है। तो ऐसा ही कुछ प्रियंका के साथ था, उस कारों के मालिक के साथ था। अब पुलिस उनके माँ बाप की जीरोइन करती है, और धीरे धीरे जब वो एक घर पर पहुंचती है, तो वहां पर एक थे कपिल गुप्ता। कपिल गुप्ता के पास पहुंचती है, उनका नाम पता करा जाता है, उनके बच्चों का नाम पता करा जाता है, और फिर जो उनकी पत्नी थी उनका नाम करा जाता है। जैसे उनकी पत्नी अपना नाम बताती है, तो पुलिस एकदम के कान खड़े हो जाते हैं पुलिस के, क्योंकि जो कार वहां पर संदिग्ध हालत में थी वो सुनैना के नाम से ही रजिस्टर्ड थी, और जो बॉडी मिली है जो प्रियंका की, वो उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। यहाँ पर एक तरीके से कड़ी मिल गई, और अब पुलिस को ये क्लियर हो जाता है कि कपिल गुप्ता या उसकी पत्नी का इस प्रियंका के मर्डर केस में कोई ना कोई हाथ जरूर है। और उसके बाद वो कपिल गुप्ता को पुलिस स्टेशन लेकर जाती है, और वहाँ जाकर उससे पूछताछ करती है, और सुनैना को, अब सुनैना तो ये बताकर छूट एक तरीके से पुलिस से बचती है कि मैं तो अपने घर पर ही थी, आप चेक कर सकते हो सीसीटीवी वगैरह में, पता लगता है सुनैना वहीं पर थी। लेकिन जो कपिल गुप्ता है, वो इस चीज़ का पुलिस को जवाब नहीं दे पाता कि वो अपनी पत्नी की कार में वहाँ पर क्या कर रहा था। अब पुलिस अपना सख्ती से पता करती है, जो कोई भी चाहे कितना भी सीधे से सीधा या कितने से भी शातिर से शातिर अपराधी क्यों ना हो, लेकिन पुलिस को पहली बार में जल्दी से कुछ बताता नहीं है जब तक पुलिस अपनी वाली पे ना आए। अब कपिल गुप्ता फिर ये कबूल करता है कि हाँ, उसी ने प्रियंका का कत्ल किया है। अब पुलिस को कातिल मिल चुका था और लाश भी थी, अब बारी थी कहानी की। तो जो कपिल गुप्ता पुलिस को कहानी सुनाता है, वो बताता है कि उसके 2 बच्चे हैं, और करीब 7 साल पहले प्रियंका से उसकी मुलाकात हुई। वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, और हमने भी उसको अपने बच्चों के ट्यूशन पे लगा लिया। अब 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, वो ट्यूशन बहुत अच्छा पढ़ाती थी, बच्चे अच्छी तरह से पास हो रहे थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और जो कपिल गुप्ता की पत्नी थी, वो कई बार किसी काम से बाहर जाती थी, या अपने गांव चली जाती, अपने घर चली जाती थी अपने माँ बापों के। और यहाँ पर अब जो कपिल गुप्ता है और प्रियंका है, ये अकेले रह जाते थे घर पर, और इन दोनों का वहाँ पर एक तरीके से अफेयर शुरू हो जाता है। अब क्योंकि बच्चे छोटे थे और इनका मिलना जुलना शुरू हो जाता है, इनका अफेयर शुरू हो जाता है, और करीब 7 साल से ये अफेयर चल रहा था। जो ये कपिल गुप्ता का ये बयान है, तो वो पुलिस को ये जानकारी देता है, करीब 7 साल में 40 लाख रुपए वो प्रियंका के ऊपर लुटा या लगा चुका था। तो सब कुछ कपिल की तरफ से भी ठीक चल रहा था, लेकिन यहाँ पर एक कहानी में मोड़ जब आता है, जब प्रियंका कपिल गुप्ता से ये कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब कपिल गुप्ता ये सुनकर बड़ा हैरान होता है, क्योंकि प्रियंका को पहले से ही पता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं, जिनको वो खुद ट्यूशन पढ़ा रही है, और एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी की कौन जिद करेगा। लेकिन यहाँ पर प्रियंका बोलती है कि तुम मुझसे शादी करो। और
थोड़ा प्रियंका को ये लगता है कि जो कपिल गुप्ता की पत्नी है सुनैना, वो उससे कहीं ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत है, और प्रियंका इतनी सुंदर नहीं है जितनी कपिल गुप्ता की जो पत्नी है सुनैना, वो ज़्यादा सुंदर है। अब वो कपिल गुप्ता पर दबाव बनाती है कि देखो मुझे भी बहुत खूबसूरत बनना है, और वो फिर जो ऑनलाइन है अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जो भी कंपनी है, उनसे बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाती है। और जो कपिल गुप्ता बताता है करीब 20 से 30 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट हर महीने आते थे, जो वो अपने पर यूज़ करती है अपने आप को कपिल गुप्ता की पत्नी सुनैना से ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए। और जिम वगैरह करती है, जो फिगर है या जो उसकी बॉडी है एकदम फिट रहे, और जो सुनैना से ज़्यादा वो सुंदर हो जाए। 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा उसके ऊपर हो रहा था, करीब 40 लाख रुपए वो पहले उसके ऊपर लुटा चुका था। अब यहाँ पर प्रियंका ये दबाव बनाती रहती है कि तुम मुझसे शादी करो, और फिर उसको ये लगता है कि कपिल गुप्ता ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि कपिल गुप्ता कहता है देखो ये पागलपंती है, और क्योंकि वो वैसे भी एक बिजनेसमैन था, क्राइम से उसका कोई ऐसा लेना देना नहीं था। तो उसके सामने फिर वो ऑप्शन रखती है। पहला ऑप्शन उसका ये था कि तुम मुझसे शादी करो, दूसरा ऑप्शन उसका ये था या तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दो। अब जो कपिल गुप्ता परेशान रहने लगता है, उसको लगता है कि इससे शादी भी नहीं कर सकता और इसको 50 लाख कहाँ से दूँ। अब वो इस परेशानी में उसको उसकी पत्नी को सुनाना को कुछ महसूस होता है, और वो उसको भरोसे में लेती है और उससे कहती है कि तुम इतने परेशान क्यों रहते हो, और तुम मुझे वो सारी बात बताओ, क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर हूँ, तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। अब कपिल गुप्ता सुनैना को अपनी सारी बातें बताता है कि पिछले 7-8 साल से जो बच्चों की ट्यूशन टीचर है प्रियंका, उसके साथ उसका अफेयर चल रहा है, और उसके पास उसके बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, वीडियो हैं या कॉल डिटेल है, चैटिंग है, जिनसे वो मुझे रेप के केस में फंसा सकती है और मुझे जेल हो जाएगी। और वो उसने दो ही ऑप्शन दिए हैं, या तो 50 लाख दो या मुझसे शादी करो। अब यहाँ पर सुनैना अपने पति से कहती है कि देखो अगर हम उसको पैसे दे भी देंगे तो इस बात की क्या गारंटी है 50 लाख रुपए लेने के बाद उसका मुंह बंद हो जाएगा, वो आगे से हमें ब्लैकमेल नहीं करेगी। हो सकता है वो 50 लाख लेने के बाद भी फिर दोबारा से 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख फिर मांग सकती है, और उसके बाद दोबारा भी मांग सकती है। तो इस तरीके से तो हम सारी ज़िंदगी कमाते रहेंगे और प्रियंका को ही देते रहेंगे, इस डर से कि कहीं वो आपको जेल ना कर दे। तो क्यों ना उसी को रास्ते से हटा दिया जाए। अब कपिल गुप्ता एक ऐसे मोड़ पर खड़ा होता है जहाँ पर उसकी जो प्रेमिका है, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कह रही है उसके कि तुम अपनी पत्नी को मार दो, और जो उसकी पत्नी है वो ये कह रही है कि तुम अपनी प्रेमिका को मार दो। अब कपिल गुप्ता को ये चूज़ करना है कि वो अपनी पत्नी की हत्या करे या अपनी प्रेमिका की। लेकिन अब कपिल को ये लग गया था कि हत्या तो तुझे करनी पड़ेगी ही, दोनों में से किसी की भी। तो वो चुनता है प्रियंका को, क्योंकि कोई भी शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं, वो अपनी पत्नी को नहीं चुनेगा। अब प्रियंका के पास पहले ही 40 लाख वो पहले लुटा ही चुका था, बाकायदा उसका खर्चा भी उठा ही रहा था। लेकिन प्रियंका के दिमाग में पता नहीं क्या ये चीज़ आती है कि एक शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं, उससे शादी करने की। अब उसको लगता है कि तुझे प्रियंका को ही ख़त्म करना चाहिए, और उस बात की वो पूरी प्लानिंग करता है। इसमें शामिल करता है वो अपने 2 नौकर को, एक का नाम था राजकिशोर और दूसरे का नाम था सचिन, और वो उनको भरोसे में लेता है। कई बार जो मालिक होते हैं ये नौकर के कंधे पर हाथ रखते हैं, उसको भरोसे में लेते हैं, और इस तरीके से बताते हैं कि जैसे तुम हमारे घर के सदस्य हो, कितने दिन से तो हमारे साथ काम कर रहे हो, हमने तुम्हें बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह माना है, और अगर हम परेशान हैं तो तुम्हें हमारी परेशानी में साथ आना चाहिए। क्योंकि मालिक नौकर की परेशानी में काम आए या ना आए, ज़्यादातर आते ही नहीं है, लेकिन नौकर को इस चीज़ का भरोसा दिलाते हैं कंधे पे हाथ रख के कि वो उसके बहुत बड़े हमदर्द हैं। अब ये दोनों राजकिशोर और सचिन, ये इनका माइंड वॉश करता है, जो एक सीधे-साधे नौकरी कर रहे थे, अपनी अपने बच्चों को पाल रहे होते हैं, जो उनके माँ-बाप हैं, और उनको एक मर्डर के लिए तैयार करता है, सिर्फ़ इसलिए कि वो उनको ये दिखाता है कि वो कितना बड़ा उनका हमदर्द है, और ये दोनों तैयार हो जाते हैं। अब ये तैयार तो कर लेता है इनको, जो कपिल गुप्ता है, लेकिन उसको इस बात का पता होता है कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि इसने प्रोफ़ेशनली क्रिमिनल है नहीं कि जिस वक़्त मर्डर करने का वक़्त है, ऐसा भी हो सकता है पीछे हट जाए। तो वो प्लान बनाता है कि उनको पहले से पहले ही वो 14 मार्च को उनको शराब पिलाता है। अब उसको ये लगता है कि अगर मैं इनको शराब पिला दूँगा, तो इनका दिमाग इतना काम नहीं करेगा, और जितना मैंने इनको चाबी इनको भरी है इनके अंदर, ये सिर्फ़ इतना ही काम करेंगे। और 14 मार्च को ये जो प्रियंका थी, उसको मैसेज भेजता है कि तुम यहाँ पर आ जाइए। और प्रियंका, कई बार ऐसा होता है कि जैसे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो रही है, अब प्रियंका को एटीएम से पैसे निकालने हैं, या कपिल गुप्ता ने ही उसको बुलाया है,
तो वो अपना फ़ोन घर पे ही चार्जिंग पर लगाती है और उसको लगता है जब तक वो आएगी फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा, और वो बाहर निकल जाती है। बाहर निकलने के बाद उसको बाहर कार के अंदर वो पहले से ही इंतज़ार कर रहा है कपिल गुप्ता, और वो प्रियंका को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। बिठाने के बाद उसको ये पता नहीं कि पिछली सीट पर पहले से ही 2 जो उसके नौकर हैं राजकिशोर और सचिन बैठे हुए हैं, और वो उसको लेकर अलवर भिवाड़ी की तरफ निकल जाता है। और जब उनको ऐसा लगता है कि जगह सुनसान है, तो वो कार के अंदर, उनको ये डर था कि जब हम उसको उसका गला दबाएँगे या उसकी हत्या करेंगे, तो वो चीखेगी, चिल्लाएगी। तो इसलिए वो कार के अंदर भजन ज़ोर-ज़ोर उसकी आवाज़ वॉल्यूम तेज़ करके और उसके अंदर भजन बजाने शुरू कर देते हैं कि वो कितनी भी चिल्लाए, तो जो भजन की जो साउंड है, आवाज़ है, उससे उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, और लोगों को भी ये लगेगा कि एक फैमिली है जो बैठी हुई है, क्योंकि एक महिला अगली सीट पे बैठी है। तो कोई अगर देखेगा भी तो वो लगेगा कि देखो कितने धार्मिक आदमी हैं और जो भजन को इतनी हैवी हाई साउंड से सुन रहे हैं। और ये सोचकर वो भजन बहुत तेज़ आवाज़ से बजाते हैं, और पीछे बैठे हुए सचिन और ये राजकिशोर उसी की चुन्नी, उसी के दुपट्टे से प्रियंका गला घोंट देते हैं, और वो जब तक पीछे से खींच के रखते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाती। प्रियंका की मौत हो जाती है। उसके बाद फिर वो सुनसान जगह देखते हैं और उसके सारे कपड़े उतारते हैं जिससे उसकी पहचान ना हो सके, और एक साथ में वो बोरी लाते हैं, बोरी लेकर आए थे, और उसके अंदर उसकी बॉडी को वो डालते हैं, और एक झाड़ियाँ देखते हैं जहाँ से देखते हैं सड़क से नीचे काफ़ी गड्ढा है, एक खाई है, और उसके अंदर उस खाई में वो बोरी को फेंक देते हैं जिसके अंदर प्रियंका की लाश थी। उसके बाद वो एक तरीके से उनको लगता है कि अब हमारा काम खत्म हो गया है, हमने एकदम परफेक्ट क्राइम कर दिया है। एक रेस्टोरेंट पर जाते हैं, वहाँ बढ़िया खाना खाते हैं। अब उसके बाद एक कहते हैं ना कि एक पुलिस की भी एक अपनी थ्योरी होती है कि कोई भी क्रिमिनल हो, जो भी कातिल हो या कोई भी उसने क्राइम करा हो, वो जो मौका वारदात पर दोबारा ज़रूर जाता है, ये देखने के लिए कि उसने कोई ऐसा कोई सबूत तो नहीं छोड़ा है जिससे हमारी पहचान हो जाए। तो वो 2-3 बार वहाँ के चक्कर लगाते हैं, और इन्हीं चक्कर लगाने में उस रेस्टोरेंट वाले की उस पर नज़र पड़ती है, उनकी कार पर, और जो पुलिस को बताता है कि दिल्ली नंबर की गाड़ी है। ये खुद पुलिस का कहना था कि अगर वो 2-3 बार उधर के चक्कर ना लगाते, तो इस केस को इतनी जल्दी हम नहीं सुलझा पाते, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत था ही नहीं, ना ही कोई ऐसा टैटू था उसकी बॉडी पर लड़की, ना ही उसके कपड़े थे। एक चेहरा उसका ऐसा था जो ठीक-ठाक था। बाकी कुछ दिन ढूँढा जाता, और बहुत मुश्किल हो सकता है कि साल लगते, 2 साल लगते, और बहुत सारे केस ऐसे हैं जो ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। लेकिन उनके 2-3 चक्कर लगाने की वजह से ये केस सॉल्व होता है। तो अब कहानी का जो पूरा निचोड़ था, वो ये था कि एक जो शादीशुदा आदमी है, जिसके 2 बच्चे हैं और उसकी पत्नी है, वो एक गलत अफ़ेयर में पड़ता है, जिसकी वजह से उसका पूरा घर एक तरीके से बर्बाद हो जाता है। अब पत्नी भी मर्डर के अंदर इन्वॉल्व थी। अब पति और पत्नी दोनों हत्या के आरोप में जेल में हैं, और जो 2 बच्चे हैं, वो एक तरीके से अब दूसरों के हवाले हैं। जो एक अच्छा खासा उसका बिज़नेस चल रहा था, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी थी और बच्चे थे, सबसे वो महरूम हो जाता है, और दोनों पति-पत्नी जेल में हैं। अब क्योंकि अगर जो हत्या उसने की, अगर वो अपनी पत्नी को उसमें शामिल ना करता, तो कम से कम उसकी पत्नी तो अपने बच्चों की देखभाल के लिए बाहर रहती। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी भी शामिल हो जाती है। दूसरा प्रियंका, जिसको 40 लाख रुपए मिल चुके हैं और अच्छी खासी एक ज़िंदगी कट रही है, एक शादीशुदा आदमी पर दबाव बनाती है शादी के लिए, जिससे उसका अंजाम उसकी मौत को होता है। और जो कपिल गुप्ता है, एक अफ़ेयर के चलते उसकी पूरी ज़िंदगी, उसका पूरा करियर, उसकी पूरी प्रॉपर्टी और शायद उसके बच्चों का भविष्य सब बर्बाद हो चुका है। तो ये थी आज की सच्ची घटना। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल शाम किसी से दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।